और अब वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। देवभूमि उत्तराखंड में रविवार को आई कुदरती आफत ने फिर अपना कहर बरपाया। ग्लेशियर टूट जाने के कारण चमोली में बड़ा नुकसान हुआ, जहां पानी के तेज बहाव में काफी कुछ बह गया। प्लांट से लेकर पुल और घर को भी तबाह कर दिया इस आपदा ने। अब तक कुल 19 शव बरामद हुए हैं, जबकि 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लगातार अलग अलग प्रशासनिक टीमें इस मुहिम में जुटी हैं। चाहे एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, आईटीबीपी हो, स्थानीय पुलिस हो, प्रशासन लगातार इस मुहिम में जुटा है कि कैसे जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जाए। अब तक कई लोगों को निकाला जा चुका है, अब भी ऑपरेशन लगातार जारी है, रेस्क्यू जारी है। तो चमोली के आपदा प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस अवसर पर तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं अब तक 24 शव बरामद किए जा चुके हैं और बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह भी आपदा प्रभावित इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने टनल में जाकर राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। वहीं राज्य सरकार ने आपदा बचाव कार्य कर रहे जिला प्रशासन को 20 करोड़ रुपए आपदा प्रबंधन कार्य के लिए जारी किए हैं। तो सीएम रावत ने प्रभावित इलाके का दौरा किया, निरीक्षण किया, घटनास्थल पे वो पहुंचे और यहां पे देखा कि क्या हालात बने हुए हैं और कितना वक्त लगेगा इस हालात से निकलने में, उभरने में, कब तक रेस्क्यू पूरा हो जाएगा और जो लोग फंसे हैं कब तक उन्हें निकाल लिया जाएगा। प्रशासन लगातार जुटा है, प्रशासनिक अलग अलग टीमें जो हैं वो जुटी हुई हैं इस मुहिम में कि कैसे फंसे हुए लोगों को निकाला जाए। तो दूसरी बार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चमोली पहुंचे, यहां पे हालात का उन्होंने जायजा लिया। तो चमोली आपदा को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि आपदा के कारणों का पता लगाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने इसरो से चार्टर लागू करने की मांग की थी, जिसके बाद इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय चार्टर लागू किया है और जिसमें चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल सैटेलाइट तस्वीर से साफ पता चलता है कि चमोली में धौलीगंगा नदी के पहाड़ों पर पिछले एक हफ्ते में भारी बर्फबारी हुई थी, जिसके चलते पहाड़ों पर बड़ी संख्या में बर्फ जमा हो गई थी और जब 6 फरवरी को मौसम खुला तो बर्फ का एक पूरा हिस्सा नीचे खिसक गया, जिसके चलते इतनी बड़ी तबाही हुई। तो कल ये हादसा हुआ था, आपदा आई थी जिसने पूरी देश को झकझोर के रख दिया था कि कैसे चंद मिनटों में कुदरत ने कहर बरपाया और धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मलबा हटाया जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस ये लगातार जुटा है कि जो लोग टनल में फंसे हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। मुख्यमंत्री खुद यहां का 2 बार जायजा ले चुके हैं, दौरा कर चुके हैं, हालात को देख चुके हैं। तो ग्लेशियर टूटने से बड़ी तबाही हुई थी। अब भी कई लोग लापता हैं, कई शव बरामद किए जा चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसरो के हमारे साइंटिस्ट थे और जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए अधिकारी थे। जो इसरो ने जो हमको बताया है, इसरो के जो निदेशक हैं, उनका कहना था कि ये जो 2-3 दिन पहले जो बर्फ़ वहाँ पर गिरी थी, ये एक ट्रिगर पॉइंट से वहाँ से स्लाइड हुआ और उसके कारण ये लाखों मीट्रिक टन ये बर्फ़ एक साथ वहाँ से स्लाइड हुई है। तो उसके कारण ये आपदा आई है। कोई ग्लेशियर टूटा है ऐसा उन्होंने अपने जो इसरो की जो क्या कहना है रिपोर्ट है
उसके आधार पर उन्होंने ये बताया है। और वैसे भी उनका कहना था कि ये एवलांच प्रोन एरिया नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ है। हाँ, उनका ये कहना है कि ग्लेशियर, उन्होंने चित्र दिखाए वहाँ पर, तो वहाँ पर कोई इस तरह की ग्लेशियर नज़र नहीं आ रहे, बड़ा साफ नज़र आ रहा है। जो 2-3 दिन पहले के जो इमेज हैं, जो वहाँ की इमेजरी है, उसमें इस तरह के कोई दिखाई नहीं दे रहा, साफ दिखाई दे रहा कि वो पहाड़ नेकेड है बिल्कुल। और एक टिगर पॉइंट पे कुछ दिखता है वहाँ पर ऊपर टॉप में, तो वहाँ कोई स्लाइड हुआ है, कोई पहाड़ का टुकड़ा, उसके कारण ये पूरा बर्फ एक साथ वहाँ से स्लिप होकर के और इन परियोजनाओं को नुकसान पहुँचाया। और आपको अलग अलग 4 तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें देख के समझा जा सकता है कि वहाँ के क्या हालात हैं और किस तरीके से उससे निपटा जा रहा है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है हेलीकॉप्टर के जरिए और रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। टनल के अंदर राहत बचाव कार्य जारी है क्योंकि अब भी टनल में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, लिहाजा उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की जो जिम्मा है वो प्रशासनिक टीमों के कंधे पे है। इस मुहिम में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और अलग अलग प्रशासनिक टीमें जो हैं वो जुटी हुई हैं ताकि लोग जो फंसे हैं उनको निकाला जा सके। कई रास्ते बह गए, कई पुल बह गए, कई सड़कें टूट गई, संपर्क जो है कई गांवों का आपस में टूट गया, लिहाजा उन तक कैसे राहत पहुंचाई जाए, इसको लेकर भी सेना इस मुहिम में जुटी है और हेलीकॉप्टर के जरिए, चॉपर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, उन तक मदद पहुंचाई जा रही है। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, यदि कोई मुसीबत में फंसा है तो वो तुरंत उस पर कॉल कर सकता है, उस तक राहत पहुंचेगी, उस तक मदद पहुंचेगी, उस तक प्रशासनिक टीम पहुंचेगी। ये 4 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी कि इस पूरी मुहिम में, इस पूरे ऑपरेशन को युद्ध स्तर पर अंजाम दिया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द मलबा हटाया जा सके, जो जिंदगियां फंसी हैं उन्हें बचाया जा सके, लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके और हालात को सामान्य किया जा सके। तो चमोली आपदा में भारी नुकसान हुआ है। अब तक कई लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। रेस्क्यू का काम अब भी जारी है। इसी बीच बचाए गए और लापता लोगों की लिस्ट जारी की गई है। सूची के मुताबिक अब तक 119 लोग लापता हैं जिनकी सूची जारी की गई है और अब तक करीब 24 शव बरामद किए जा चुके हैं। 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। तलाश लगातार जारी है, रेस्क्यू लगातार जारी है, मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। टनल में कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, उन्हें निकालने की जद्दोजहद की जा रही है। कुदरत के कहर के आगे इंसानी जिंदगी बेबस नजर आ रही है। इसे रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इससे कैसे बचा जा सकता है, कितने हम तैयार हैं, ये जरूर कहीं ना कहीं इसकी तैयारियों की पोल खोलता है। लेकिन जिस तरीके से युद्ध स्तर पे ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू चल रहा है, वो ये बताता है कि बहुत कुछ हमने सीखा है और अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी आज चमोली पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। इस दौरान रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करना हमारी पहली प्राथमिकता है और लगातार प्रशासनिक टीमें इस मुहिम में जुटी हैं कि जो लोग फंसे हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। तो लोगों को रेस्क्यू करना हमारी प्राथमिकता है, रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा। उन्होंने खुद यहां पे हालात का जायजा लिया, अधिकारियों से फीडबैक लिया, बात की और ये जाना कि अभी कितना वक्त लगेगा मलबा हटाने में, लोगों जो फंसे हुए हैं उनको निकालने में, हालात को सामान्य होने में। तो चमोली आपदा में जहां रेस्क्यू का काम जारी है, वहीं भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर भी अभियान में जुटा है। आपदा प्रभावित गांवों में राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। आपदा में पंचप्रयाग में से एक जोशीमठ का विष्णुप्रयाग धाम पूरी तरह तबाह हो गया। अलकनंदा और धौली गंगा के संगम स्थल और बद्रीनाथ धाम को जोशीमठ से जोड़ने वाला पारंपरिक पैदल झूला पुल भी कल के जल तांडव की भेंट चढ़ गया। लिहाजा कई गांवों का संपर्क आपस में टूट गया। उन तक राहत पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन हेलीकॉप्टर के जरिए
लगातार उन तक राहत पहुंचाई जा रही है, सामग्री पहुंचाई जा रही है। यदि कोई मुसीबत में फंसा है तो उसे उस मुसीबत से निकाला जा रहा है। तो अलग अलग प्रशासनिक टीमें इस मुहिम में जुटी हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, स्थानीय पुलिस इस मुहिम में जुटी है। आला अधिकारी वहां पे, डीजीपी वहां पे, मुख्यमंत्री ने वहां का दौरा जायजा लिया, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक वहां पे पहुंचे। तो MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। क्योंकि कई पुल इस आपदा के तांडव में समा गए, कई रास्ते, कई संपर्क टूट गए, तो उन लोगों तक भी राहत पहुंचाई जा रही है। तो चमोली आपदा में पुल टूटने से नीति वैली के 13 गांवों से संपर्क टूट गया, जहां जिला प्रशासन की तरफ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, जिसमें राशन के साथ मेडिकल किट भी लोगों तक भेजी जा रही है। इस दौरान चमोली डीएम ने कहा कि जब यहां वैकल्पिक व्यवस्था या पुल तैयार नहीं हो जाता तब तक हेलीकॉप्टर से ही लोगों तक राहत पहुंचाई जाएगी। हमारे 11 लोग विभिन्न स्थानों से यहाँ पे ऑलरेडी रिकवर हो चुकी हैं डेड बॉडीज, और इसके अतिरिक्त ऊपर से 2 डेड बॉडी जैसी दिख रही हैं। अभी नीचे लोग उतर रहे हैं, उसके बाद ही हम लोग उसकी कंफर्म सूचना दे पाएंगे। और यहाँ पे भी रेस्क्यू चल रहे हैं और काफ़ी अंदर तक हमारे जो आर्मी और एसडीआरएफ के जवान या आईटीबीपी के वो लोग अंदर तक पहुँच चुके थे, लेकिन वो कुछ वायर्स के कारण वो भी वापस आए थे और दोबारा अंदर चले जा चुके हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमारे 13 गाँव उधर पुल के दूसरे साइड में कट ऑफ हैं, उनके लिए भी एक हेली मेडिकल टीम को लेकर और राशन किट्स को लेकर भेज दी गई है। और वहाँ पे भी कुछ लोगों की यदि तबीयत वगैरह खराब होती है तो उनको भी इमरजेंसी ऑपरेशन करके हेलीकॉप्टर से इस तरह मैम, जिस तरीके से जो है नीति घाटी को जोड़ने वाला जो पुल बह गया है, तो क्या वैली ब्रिज और किस तरीके से वहाँ पे तैयारी है? उसमें भी बीआरओ से हम लोग संपर्क में हैं, वो भी अपनी वैली ब्रिज बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और जब तक ब्रिज नहीं बन जाता है तब तक हम उन्हें हेली ऑपरेशन के द्वारा सब कुछ वहाँ पे सभी सुख सुविधा मुहैया कराते रहेंगे। तो आपदा को लेकर प्रशासन से लेकर नेता तक मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। इस बीच उत्तराखंड के राज्य मंत्री धन सिंह रावत और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा प्रभावित इलाके का जायजा लिया। तो अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक का मौके पर पहुंचना, हालात का जायजा लेना बना हुआ है। तीरथ सिंह रावत भी पहुंचे, धन सिंह रावत भी पहुंचे, रमेश पोखरियाल निशंक वहां पे पहुंचे, केंद्रीय मंत्री। इसके अलावा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने भी 2 बार व्यवस्थाओं का, ऑपरेशन का, वहां के हालात का जायजा लिया। तो आपदा प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पे देखा गया कि अभी कब तक हालात सामान्य होंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चलेगा, जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें कब तक निकाल लिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल किया है। पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल जिलों के जिलाधिकारी बदलने के साथ ही शासन स्तर पर फेरबदल हुआ है। पौड़ी डीएम धीरज सिंह को नैनीताल भेजा गया है। डीएम पिथौरागढ़ का पौड़ी तबादला किया गया है, जबकि चंपावत के डीएम SN पांडे अल्मोड़ा आए हैं। अल्मोड़ा से डीएम नितिन भदौरिया को शासन लाया गया है और जिलाधिकारी नैनीताल सविन बंसल भी शासन लाए गए हैं। तो ये कुछ फेरबदल किए गए हैं प्रशासनिक स्तर पे, ताकि व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जा सके। उत्तराखंड में कई जिलाधिकारियों के तबादले किए गए हैं। देहरादून में कोरोना टीकाकरण का अभियान शुरू हो गया है। डीएम आशीष कुमार श्रीवास्तव ने टीका लगवाकर अभियान की शुरुआत की। इस टीकाकरण अभियान में 14,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत प्रतिदिन 1020 फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। उधम सिंह नगर में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया। दूसरे चरण में स्वास्थ्य विभाग के जरिए 8,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के तहत आज रुद्रपुर की पुलिस लाइन और मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन कैंप लगाकर वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान सीडीओ हिमांशु खुराना, एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर, नरेश दुर्गापाल और कई दूसरे जो अधिकारी थे उन्होंने वैक्सीन लगवाई और एक नज़ीर पेश की और लोगों से भी कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, भरोसा रखें।
आज फ्रंट लाइन वर्कर का स्टार्ट हुआ है हमारा पूरे इसका उधम सिंह नगर का 8,000 के करीब हमारे इस पूरे बेनिफिशियरी हैं, जिसमें कि पुलिस वाले हैं और म्यूनिसिपैलिटी है और हमारे प्रशासन के सभी लोग हैं रेवेन्यू के। तो इनका करीब 8,000 के करीब का डाटा है, इन्हीं को सबको लेना है। सर आज किस किस ने लगा रखी है SSP? आज हमारे यहाँ जो है SSP साहब और जो 5-6 सीनियर ऑफिसर इन्होंने लगा रखी है। दिनेशपुर बंगाली कल्याण समिति की कार्यकारिणी गठन के लिए हुई बैठक में भारी हंगामा हो गया। इस दौरान 25 कोर कमेटी के सदस्यों से भी बीजेपी समर्पित सभी सदस्य हंगामा करते हुए बैठक से बाहर चले गए, जिसके बाद कोर कमेटी ने अलग अलग 2 अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी। दरअसल दिनेशपुर नगर पंचायत सभागार में हुई बैठक में कोर कमेटी के 25 लोग शामिल हुए थे। अध्यक्ष के अलावा सभी पदों पर प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए थे, लेकिन अध्यक्ष पद पर आम सहमति नहीं बन पाई। कांग्रेस समर्थित डेलीगेट वोटिंग से अध्यक्ष का चुनाव कराने की बात कही तो बीजेपी समर्थित डेलीगेटों ने उसका विरोध किया। आज तक बंगाली को छलने का काम किया है और बंगाली का उत्थान का कभी काम नहीं किया है, तो मैं इसका विरोध करता हूं। और हम अभी तीनों शक्ति फार्म, रुद्रपुर और दिनेशपुर के हम लोग जो सही बंगाली लोग हैं, जिनके साथ हम लोग बैठना चाहते हैं और उनका अलग से एक टीम बनाना चाहते हैं। बंगाली समाज बहुत गरीब किस्म का हमारा समाज था। आज हमारे लोगों के पास थोड़ा थोड़ा पैसा हुआ है। अब जो है ये जो आपकी जो क्वेश्चन का जवाब है, ये आगे हम लोग इस चीज़ को देंगे। और तब जो कल्याण समिति की परिस्थिति थी, किसी के पास कोई पैसा नहीं होता था, हम 10-20 रुपये जोड़ जाड़ के हमारे बुजुर्गों ने जो है कल्याण समिति की सेवा की, कल्याण समिति का निर्माण किया। और आगे जो है ये जो आपका जो ये क्वेश्चन है, शादी करना और बच्चों को पढ़ाना, ये थोड़ा थोड़ा किया है लोगों ने, लेकिन आगे इसको बृहद रूप से हम लोग करेंगे। एक मंच पे तो हम लोग लेके आ चुके हैं। ये जो भी हम लोगों में आपस में थोड़ा बहुत गुटबाजी था, लेकिन उस गुटबाजी को ख़त्म करते हुए हम लोग एक ही मंच पे आए हैं। एक ही मंच पे आके हम लोगों ने जो है आज हमारे समाज के करीब जो है 27 डेलीगेट्स ने हम लोगों का चुनाव कराया है, जिसमें मैं आप लोगों के सामने विजयी होकर आया हूं। हमने पहले दिन से चलाई थी। हम एकता में हर कांग्रेस, कोई कांग्रेस बीजेपी करके हम नहीं चले थे, लेकिन यहाँ अगर इन्होंने एक मनमाने तरीके से अपना अध्यक्ष घोषित किया, जिसके खिलाफ में हमने भाजपा का अध्यक्ष, हमारे गुरुजन ने, मेरे सभी सम्मानित लोगों ने, हमारे उत्तम दत्ता जी ने, हमारे हिमांशु सरकार जी ने, हमारे विजय मंडल जी ने, हमारे केकेदास काकू जी ने, सभी ने मिलकर मुझे ये पद दिया है। और इन्हीं के मार्गदर्शन में आप लोग सभी लोग मिलकर इस टीम का विस्तार करेंगे और हम पूरे प्रदेश में अच्छी तरह से हमारे जहाँ हमारे बंगाली समुदाय के लोगों के साथ जो भी दिक्कतें हैं, हम उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। रुद्रपुर कोतवाली में हरियाणा गुड़गांव के एक ASI और एक सिपाही समेत 6 लोगों के खिलाफ नामजद जबकि 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज कराने वाले रुद्रपुर निवासी विपिन कुमार ने बताया कि वो अपने दोस्त के घर बाइक से जा रहे थे और उनके पास 24,000 रुपये भी थे। इस दौरान उन्हें पहाड़गंज निवासी भूराली, पवन शर्मा और वीरेंद्र ने रोक लिया। उन्होंने अपने आप को SOG का कर्मचारी बताते हुए उसको उठाकर एक गाड़ी में डाल लिया, जिसके बाद उसकी जेब में रखे हुए 24,000 रुपये भी निकाल लिए। आरोप है कि इस दौरान विपिन को छोड़ने की एवज में आरोपियों ने 5 लाख रुपए की डिमांड की। पैसे न देने पर झूठे मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दी गई। पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों समेत 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कोर्ट के आदेश से एक मुकदमा पंजीकृत किया है, जिसमें 389, 392 सेक्शंस लगे हैं। इसमें विवेचना SI पंकज कुमार कर रहे हैं। इसमें तथ्यों की गहनता से जांच की जाएगी और जो सामने आएगा उसको इन्वेस्टिगेशन में लाया जाएगा। किच्छा में SSP के निर्देश पर नशाखोरी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से स्मैक और 6,000 रुपये भी बरामद हुए हैं और पुलिस आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है। इससे पूछताछ की जा रही है ताकि इसके गिरोह के दूसरे लोगों को भी पकड़ा जा सके, जो सरगना है उसको भी शिकंजे में लिया जा सके। पुलिस ने हरियाणा फार्म सिरोली मार्ग पर एक अभियुक्त आनंद कश्यप उर्फ ननवा, जो टीचर्स कॉलोनी का रहने वाला है, के पास से 10.12 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इस संबंध में कोतवाली किच्छा में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और अभियुक्त को आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। बरामदगा स्मैक की कीमत, अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1 लाख रुपये है
इससे पूर्व भी स्मैक के विरुद्ध अभियान चलाए गए हैं और कुछ लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और भविष्य में भी स्मैक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और अभियान चलते रहेंगे और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। रुड़की के बीटीगंज में व्यापारियों ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों पर भेदभाव का आरोप लगाया और व्यापार मंडल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही कहा कि जब तक सभी व्यापारियों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं शामिल हो जाता तब तक व्यापार मंडल के चुनाव किसी भी कीमत पर नहीं होने चाहिए। ये पत्रकार वार्ता इसलिए है कि यहाँ पर जो व्यापार मंडल के चुनाव हो रहे हैं उसमें घोर धांधलेबाजी है। अभी 3 दिन पहले हमने ये 40 आपत्तियां हैं जिन लोगों के वोट यहाँ पर नहीं बने हैं। 70 से 80 वोट यहाँ पर नहीं बने हैं बीटीगंज में। 40 व्यापारी भाइयों ने अपनी आपत्ति यहाँ दर्ज कराने के लिए आए थे। उन्होंने इसे दर्ज करने से मना कर दिया कि हम नई वोट बिल्कुल नहीं बनाएंगे। और जब लोगों की वोट ही नहीं बनेगी तो चुनाव किस बेस पे करा रहे हैं, इसी बात की वार्ता है। एसडीएम महोदया से हमारा निवेदन है कि सभी व्यापारी भाइयों की वोट बननी चाहिए और उसके बाद ये चुनाव होने चाहिए, तब तक के लिए इसे निरस्त कर दिया जाना चाहिए। हल्द्वानी की मुखानी पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए एक बड़े शातिर को गिरफ्तार किया। एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी मुक्तेश्वर से 2 किलो 770 ग्राम चरस लेकर हल्द्वानी आ रहा था, जिसे तलाशी के दौरान गिरफ्तार किया। कि जब पुलिस कल अपने गश्त में और चेकिंग में मामूर थी तो उनको चंबल पुल के पास एक व्यक्ति ऑल्टो कार में मिला और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 2 किलो 770 ग्राम चरस बरामद हुई है। उसके द्वारा ये बताया गया कि इस चरस को वो मुक्तेश्वर इलाके से लेके आ रहा था और स्थानीय स्तर पे उसको कम मात्रा में यहाँ पे बेचना था। उसकी एक बेकरी की दुकान है, संभवतः शायद वो अपनी बेकरी की इस दुकान में बहुत कम क्वांटिटी में इंडिविजुअल लोगों को बेचता था। उसके इस जुर्म से उसको अवगत कराते हुए उसको गिरफ्तार किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।